हेलो। हेलो। आवाज़ आ रही होगी। मनोज जी, आवाज़ आ रही है लगता है। जी, आज की बातचीत में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आज की जो बातचीत है तो उसका विषय आप लोगों के बीच पहले से ही प्रसारित हो चुका था कि महामारी के दौर में जो जाति व्यवस्था है। सभी साथियों को नमस्कार। खुशी की बात है कि आवाज़ आ रही है। आज हम लोग एक ऐसे मसले पर, एक ऐसे विषय पर बातचीत करने के लिए इस डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके माध्यम से जुड़ रहे हैं, जो बहुत ही भारतीय समाज के लिए हमेशा से एक संवेदनशील मामला रहा है, जाति व्यवस्था। विषय ऐसा है कि महामारी के दौर में जाति व्यवस्था क्या मजबूत हुई है। इस विषय पर आने से पहले मैं सबसे पहले इस पर बात रखना चाहूँगा कि इस महामारी का इस्तेमाल जिस तरह से पूरी दुनिया में, दुनिया के दूसरे देशों में हो रहा है, इसके जो इस महामारी के जो प्रतिक्रिया है, इसका जो प्रभाव है, उस प्रभाव का आकलन कुछ इस तरह से लोग कर रहे हैं। दुनिया भर के जो विद्वान हैं वो इस रूप में कर रहे हैं कि ये मानव सभ्यता के इतिहास में ये अपने आप में एक यूनिक, एक सबसे अलग तरह की घटना है। अभी बहुत सारे लोगों का कहना है कि इस तरह कभी हुआ नहीं, इसके पहले नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे महामारियों का अपना इतिहास है। उन इतिहास पर लोगों ने अलग अलग ढंग से लिखा भी है। लेकिन हम देखते हैं कि इस महामारी के दौर में किस तरह से पूरी दुनिया के भीतर जो पहले से ही गैर बराबरी मौजूद थी, एक तरह से इस बीमारी ने एक तरफ जहां लोगों के भीतर भय पैदा किया है, और सिर्फ भय नहीं पैदा किया है बल्कि बड़े पैमाने पर दुनिया भर में लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। लगातार लोग इससे जूझ रहे हैं। दूसरी तरफ इस बीमारी ने जो पहले से ही गैर बराबरी मौजूद थी समाज के भीतर, उसको एक तरह से बहुत ज़्यादा चौड़ा कर दिया है, उस गैर बराबरी को और बढ़ा दिया है। इसके एक उदाहरण से मैं अपनी बात आज रखूँगा। पूंजीवादी देशों के मामले में सबसे ज़्यादा जिसका नाम लिया जाता है, या कह सकते हैं कि दुनिया का बादशाह जिस देश को कहा जाता है, अमेरिका, उस देश की जो हकीकत है, अभी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की एक अध्यापिका हैं, उन्होंने न्यूयॉर्कर जो मैगज़ीन अखबार है उसमें एक रिसर्च उन्होंने प्रकाशित किया, और उसमें ये बताया कि कैसे अमेरिका के भीतर बड़े पैमाने पर जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग हैं, निग्रो लोग हैं, उनके साथ किस तरह से इस महामारी के दौर में व्यवहार हो रहा है, किस तरह से उनको
स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में किस तरह से उनकी उपेक्षा हो रही है। कहने का मतलब ये है कि जब हम जाति व्यवस्था पर बात कर रहे हैं महामारी के दौर में कि जाति व्यवस्था किस तरह से मजबूत हुई है, तो हम केवल भारतीय संदर्भ में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के स्तर पर हम इन चीज़ों को देख रहे हैं कि इस महामारी ने एक तरह से ये समझिए कि हमारी पूरी मनुष्य सभ्यता के पुराने जो सोचने का पैटर्न था, सोचने का जो ढंग था, एक तरह से उसकी दिशा में लोगों को बढ़ा दिया है। अपने शुरुआती जब भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो शुरुआती दिनों में लोग जिस तरह से इसके बारे में विचार करने लगे थे, लोग कह रहे थे कि इतनी भयानक महामारी है कि अब किसी भी देश को उसकी जो कृषि या ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वही उसको बचा सकती है। और इस सोच और इस चिंतन के माध्यम से एक तरह से हम मानव सभ्यता के आरंभिक इतिहास की ओर बढ़ रहे थे। दुनिया के चिंतकों को भी अगर हम देखें, जो लोग इस पर बड़े बड़े लेख लिख रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, उनके हवाले से भी अगर देखें तो वो एक तरह से वैकल्पिक दुनिया का जो वैकल्पिक मॉडल है, पूंजीवाद का जो वैकल्पिक मॉडल है, उस मॉडल की बात कर रहे हैं कि बगैर उस वैकल्पिक मॉडल के हम दुनिया को अब बचा नहीं सकते। तो आपने देखा कि किस तरह से मतलब समझ सकते हैं कि दुनिया भर में एक तरह से इस महामारी ने एक तरफ जहां नागरिकों के बीच भय पैदा किया है, वहीं नागरिकों को एक तरह से आपस में ही उनकी अपनी सामुदायिक, जातिगत, धार्मिक अस्मिताओं के आधार पर एक दूसरे को विभाजित भी किया है। हालांकि इसी से जुड़ा हुआ एक मामला है कि WHO ने जो एडवाइजरी जारी की उसमें कहा कि चूँकि अभी वैक्सीन बनी नहीं है तो इसलिए इससे बचने के लिए हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी होगी। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ है, यहीं से हम जातिवाद के स्वरूप पर बात करेंगे कि कोरोना महामारी के समय में जातिवाद किस तरह से सूक्ष्म ढंग से हमारे यहाँ अपने बदले हुए संस्करण में आता है। तो हम देखते हैं कि WHO की एडवाइजरी में जो फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात कही गई थी कि हमें 1.8 फीट की दूरी बना के रखनी है, तो उसको हमारे यहाँ भारतीय समाज में, भारतीय शासन व्यवस्था और जो लोग थे उन्होंने इस रूप में उसका अनुवाद किया कि यह सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की बात हो रही है। जाहिर सी बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग जब मेंटेन करने की बात होगी तो चूँकि भारतीय समाज पहले से ही तरह तरह के जातियों में विभाजित है, और जैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग की बात आएगी तो जाहिर सी बात है कि जाति विभेद से उसका एक रिश्ता बनता है। भले ही जिन लोगों ने इसका अनुवाद किया, सोशल डिस्टेंसिंग जिन लोगों ने कहा, उनकी मंशा भले ही ये न रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये उस चीज़ से, जाति के प्रश्न से, जाति की संरचना से ये जुड़ जाता है। इसलिए तमाम बुद्धिजीवी जो भारतीय समाज को अच्छे ढंग से देख रहे थे, समझ रहे थे, उन्होंने इसका तत्काल इसको बदल करके इसकी जगह पर सामाजिक सोशल सॉलिडरिटी, फिजिकल डिस्टेंसिंग विद सोशल सॉलिडरिटी, ये इस रूप में इसको आगे बढ़ाया। तो ऐसे में हम देखते हैं कि समाज में जाति व्यवस्था इस रूप में ऐसे नहीं उसकी वृद्धि हो रही है कि
हम देखें कि कई नई जातियां बन रही हैं या क्या हो रहा है, उस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि एक तो पहलू ये है सोशल डिस्टेंसिंग का कि पहले से ही हमारा जो भाईचारा है वो जिस अपेक्षा पर उसको खरा उतरना चाहिए, उस अपेक्षा पर हमारा भाईचारा, हमारा बहनापा, हमारी जो नागरिक एकता है, उसमें थोड़ी कहीं ना कहीं चूक रह जाती है, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, और उसके पीछे जाति एक सबसे बड़ा फैक्टर बन करके आता है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि इसको तो चिन्हित भी किया है बाबा साहब ने, बहुत कहा कि भाई अगर किसी राष्ट्र को आप बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि राष्ट्र को विखंडित करने वाले जो कारक हैं उनको पहले दूर करना होगा। तो इस सिलसिले में बाबा साहब ने जाति को सबसे बड़ा बाधक, राष्ट्र के निर्माण में सबसे बड़ा बाधक इसको कहा गया, उन्होंने कहा। इसीलिए अब दूसरे पहलू पर अगर हम चर्चा करें तो ये देख सकते हैं कि पूरे दुनिया के देशों में ऐसा क्या हो गया अचानक कि हम देखते हैं कि पुराने ढंग से जो उनके रिचुअल्स थे, उनकी जो रूढ़ियाँ थीं समाजों की, वे अपने रूढ़ियों और परंपराओं को याद करने लगे। इससे भी भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के एक अलग डायमेंशन को देखने में मदद मिल सकती है। हमने देखा कि तमाम रिपोर्ट्स में, रूस से लेकर के अमेरिका तक में, तमाम देशों में उनके यहाँ जो प्रचलित परंपराएं थीं, जिसको हम आज के आधुनिक संदर्भों में पोंगापंथी भी कह सकते हैं, बहुत ऐसे विचार जो है, ऐसे व्यवहार वहाँ पर देखने में आए सामूहिक रूप से। ये ऐसा क्या हुआ, या लोग सोचने लगे कि हम पुराने तरीके से, ये एक तरह का मुझे लगता है कि भय था लोगों के भीतर, एक ऐसा भय जिसमें कि लगातार इस बात की ओर भी इशारा किया जाता रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ऐसी महामारी है जिससे कि पूरी मानव जाति ही विलुप्त हो जाएगी। तो ये जो भय है, इस भय ने लगता है कि लोगों को एक आदिम तरीके से की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया, लोगों को उधर सोचने के लिए विवश किया। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जो सत्ता संरचनाएं हैं, जो सत्ता को संचालित करने वाले लोग हैं, वे लोग किस तरह से सोच रहे हैं? क्या उसी तरह से सोच रहे हैं जैसे आम जनता सोच रही है? ऐसा लगता है कि वो सत्ता के लोग जब निर्णय लेते हैं जनता के लिए, जब कोई ऐसी बात करते हैं, तब लगता है कि वो वैसे ही सोच रहे हैं, उसी ऑर्थोडॉक्स ढंग से सोच रहे हैं, उसी रूढ़िवादी ढंग से सोच रहे हैं जिस तरह से साधारण जनता सोच रही है। लेकिन वो दूसरे तरह से भी उनका एक उनकी सोच है, सत्ता की तरफ से जो बातें आ रही हैं, जो तरीके निर्णय आ रहे हैं, उनको देखने पर ऐसा लगता है कि वे लोग जनता के इस परंपरागत जो सोचने का ढंग है वो उस तरह से न सोच करके, बल्कि उससे अलग एक दुनिया बनाने की बात कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि राज्य के सोचने और जनता के सोचने में कहीं ना कहीं एक क्लैश, कहीं ना कहीं एक द्वंद्व दिखाई दे रहा है, या दो पक्ष दिखाई दे रहे हैं। तो हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में लोग, सरकारें जनता के इस भय का अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, और ऐसे में वो निर्णय इस तरह से ले रही हैं जैसे लग रहा है कि वो पुरानी चीज़ों को फिर से लागू कर देंगे, फिर से उसको आगे बढ़ा देंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो जाति व्यवस्था है या नस्लीय भेदभाव है, महिलाओं के खिलाफ जो गैर बराबरी है, जो हिंसा है, उसमें हम देखते हैं कि इजाफा होता है। और बड़े पैमाने पर जो स्टेट
ऑपरेटर्स हैं, जो राज्य के जो बहुत सारे टूल्स हैं, उन टूल्स के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया को, दमन की प्रक्रिया को, या कहें कि लोगों के बांटने की प्रक्रिया को बड़ा एक तरह से बल मिल रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि पूरी दुनिया में इस तरह की चीज़ें, नस्लीय भेदभाव और वहाँ के अनुरूप जो गैर बराबरी है वो बढ़ रही है। एक पक्ष तो ये था। अब अगर हम भारतीय थोड़ा ठोस और चीज़ों पर बात करें तो हमने देखा कि सिर्फ यही नहीं बल्कि भारत में के तमाम गांव में जब मज़दूर वापस आ रहे हैं और उनको क्वारंटीन किया जा रहा है, स्कूलों में रखा जा रहा है, तो वहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। मैं नहीं कहता कि मैं कोई ऐसी रिपोर्ट्स आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो बहुत यूनिक है, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वो ये कि नारा दिया गया, जो कि सही है, कि ऐसी घातक बीमारी है, ऐसी महामारी है जिसमें हमें एक सामाजिक एकता कायम करनी है, राष्ट्रीय सामाजिक एकता कायम करनी है, लेकिन ऐसे विषय पर बातचीत करने के लिए करने पर ऐसा तो नहीं है कि इस रूप में चला जाए ये बात कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये विखंडन की ओर ले जाने वाला वक्तव्य है। लेकिन इसीलिए मैं इस पर थोड़ा सावधानी से ये बात कहना चाहता हूँ कि जब हम क्वारंटीन के सेंटर्स की ओर ध्यान देते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर चूँकि बड़े पैमाने पर वापस आए हुए जो मज़दूर हैं, उनकी लगभग जो रिपोर्ट्स बताती हैं, कोई हमारे यहाँ इस तरह का सर्वे तो नहीं होता है कि सरकारी स्तर पर कि कोरोना से प्रभावित जो लोग हैं, कोरोना से जो संक्रमित लोग हैं, वो उससे संबंधित जातिगत जो आंकड़ा है इस तरह का कोई पैटर्न हमारे यहाँ अभी नहीं विकसित हुआ है, नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये आंकड़ा नहीं ठीक पता चल पा रहा है कि कितने प्रतिशत लोग किन जातियों के लोग हैं जो संक्रमित हैं। जैसा कि अमेरिका वगैरह में ऐसा हो रहा है कि वहाँ पर सरकारें खुद इस बात की घोषणा कर रही हैं और इस आंकड़े को जारी कर रही हैं कि ब्लैक अमेरिकन्स, निग्रो लोग कितने प्रतिशत हैं जो प्रभावित हो रहे हैं, किन क्षेत्रों में प्रभावित हो रहे हैं। उससे बहुत सारी मदद भी मिलती है राज्य को अपने आप को संचालित करने, लोगों को व्यवस्थित करने में, लोगों के निर्णय लेने में। इसका केवल यही पहलू नहीं है कि उससे लोगों को ये एक जातिवादी नज़रिया ही नहीं होता है, बल्कि ये होता है कि तो ऐसे में हम जब देखेंगे तो महाराजगंज के एक स्कूल का मैंने के बारे में पता किया, जहाँ पर लोगों ने दोनों तबके के लोग, सवर्ण भी और दलित भी वहाँ पर टिके हुए थे, रुके हुए थे। अब स्थिति यह है कि देखा जा सकता है कि कैसे कोरोना काल में जातिवाद ने एक नई लीप ली है, एक नए तरह का स्वरूप ग्रहण किया है। जैसे कि वहाँ पर महाराजगंज के जिस स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर दलित भी रुके थे और सवर्ण भी रुके थे। तो और उस स्कूल की देखरेख करने वाला जो प्रधान था वो भी दलित कम्युनिटी से आते हैं, और खाना चूँकि उन्हीं के घर वाले बना रहे थे, तो जो सवर्ण लोग रुके हुए थे वो लोग खाना खाने से मना कर देते थे। वो लोग खाना नहीं खाते थे, वहाँ रुकते तो ज़रूर थे लेकिन खाना नहीं खाते थे। वो जा कर के अपने घरों पर खाना खाते थे और फिर इसके बाद खाना वाना खा करके वापस आ जाते थे, और उनका जब मन करता था तब वो अपने घर वालों से जा कर के मिल सकते थे। लेकिन दलित लोग बाउंड हैं इस बात के लिए कि वो नहीं जा सकते। हालांकि यह भी कोई कह सकता है कि चूंकि दलित प्रधान थे और दलित लोग उनसे मिली भगत करके क्यों नहीं जा सकते थे, ये बड़ा आसान था।
लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि दलित कम्युनिटी या बहुजन तबके के लोग, उनके ऊपर जब कोई अनुशासन के रूप में या नियम के रूप में उनका पालन करने के लिए उनको जब कहा जाता है, बाध्य किया जाता है, और या ज़रूरत वो जब समझते हैं, तो वो बड़े सलीके से, बड़े ही ढंग से उसका पालन करते हैं। या इसको यूँ भी कह सकते हैं कि एक डर भी हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो डर ही भले क्यों ना हो, लेकिन वो इसका पालन करते हैं। वहीं इसके विपरीत जो सवर्ण तबके के लोग हैं, हो सकता है कि ये बात थोड़ी जातिवादी किस्म की लगे, लेकिन है नहीं, ये ऐसी मंशा नहीं है। लेकिन जो सवर्ण लोग हैं वो अपने तरीके से निर्णय लेते हैं, स्थानीय स्तर पर भी और अन्य जगहों पर। तो यही हो रहा था महाराजगंज के उस स्कूल में, जिस स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो लोग जब मन करता था तब अपने घर चले जाते थे और घर से खाना मंगा करके खा लेते थे, और वहाँ का बना हुआ खाना नहीं खाते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये एक ऐसी घटना है जिसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि क्वारंटीन किए गए, जो क्वारंटीन के लिए बनाए गए जो सेंटर्स हैं, उन सेंटर्स में जातिवाद की क्या स्थिति है। चूँकि बड़े पैमाने पर दलित और ओबीसी ही मजदूर तबके से हैं, वे ही बाहर से आ रहे हैं, इसीलिए बहुत सारी जगहों पर ये चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं, क्योंकि बहुत कम लोग वहाँ सवर्ण लोग हैं जो वहाँ जा कर के क्वारंटीन सेंटर्स पर रुक रहे हैं, या जब वो बहुत कम पैमाने पर आ रहे हैं बाहर से, तो रुकेंगे कहाँ से। अब दूसरी बात ये है कि इसी तरह के छोटे छोटे उदाहरणों से मैं अपनी बात रखूँगा कि इसी तरह से आजमगढ़ के लाट घाट में अभी पिछले दिनों एक दलित की हत्या हो गई, इसी लॉकडाउन, इसी कोरोना के समय में। पिछले दिनों अभी प्रतापगढ़ के राजे सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर के राजे सुल्तानपुर में एक दलित की हत्या कर दी गई, ट्रैक्टर से कुचल करके मार दिया गया उसको। और इन सब में सवर्ण तबके के लोग जो हैं वो शामिल हैं। लोग कह सकते हैं कि कोरोना के समय में जातिवाद किस रूप में बढ़ा है। ये जिन घटनाओं को आप गिना रहे हैं, मतलब मैं गिना रहा हूँ, वो तो पहले से होती आ रही हैं, पहले से ही समाज में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो फिर इसमें अलग से क्या है? ये तो एक तरह से पिछली जो कार्यवाहियाँ हैं, पिछले तरह से जो घटनाएं घटती रही हैं, पिछले दिनों जो घटनाएं घटती रही हैं, उन्हीं की निरंतरता है। निरंतरता नहीं है। अभी जिला संभल में जो 2 दलितों की हत्याएं खुलेआम कर दी गई हैं, जिस तरह से बंदूक लहराते हुए उनको मार दिया गया है, वो ये सारी चीज़ें ये दिखाती हैं कि एक ख़ास स्थिति में मनोबल बढ़ा हुआ है, कुछ लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। ये कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, ये क्यों आ रही हैं, ऐसा कैसे हो रहा है कि जो जिसको मैं कह रहा था कि कोरोना ने लोगों के सोचने के पैटर्न को बदल दिया है। तो ये पैटर्न जो पुराना था, जिसमें थोड़ी सी उदारता थी, बीच में थोड़ा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के चलते जो हमने उदारता हासिल की थी समाज के भीतर, उस उदारता में भी थोड़ी कमी आ गई है। एक तरह से कह सकते हैं कि वो उस पर एक पर्दा पड़ गया था, और वो पर्दा इस कोरोना ने, इस महामारी ने एक तरह से उसको हटा दिया है। अब लोग खुलेआम इस तरह से व्यवहार कर सकते हैं, जातिवादी व्यवहार कर सकते हैं, गैर बराबरी का व्यवहार कर सकते हैं। महिलाओं के भी संदर्भ में हमने देखा दुनिया भर में, न केवल भारत में ही बल्कि अमेरिका जैसे देश से भी इस तरह की घटनाएं आईं। महिलाओं ने अपना इस तरह से वो किया, फ़ोटो डाले, अपने तस्वीरें डालीं, जिसमें ये कहा कि वहाँ उनके ऊपर लॉकडाउन के दौर में हिंसा बढ़ गई है। उसी तरह से हम देख रहे हैं कि दलितों के बीच में भी, दलितों के खिलाफ भी हिंसा बढ़ गई है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समाज में जाति ने एक खास तरह की तीव्रता हासिल कर ली है,
वैधता हासिल कर ली है। पहले से ही वो वैधता हासिल की हुई थी, लोग लगातार उसके वैज्ञानिकता की बात कर रहे थे। लेकिन इन दिनों हम देखते हैं कि पिछले दिनों अभी बात हो रही थी कुछ साथियों से, कुछ लोगों से, तो लोग कह रहे थे कि जो पत्रकारिता के जगत से जुड़े हुए लोग हैं, तो वो कह रहे थे कि भाई बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण विद्वान, मतलब ऐसे इधर बीच बहुत सारे लेख लिखे हैं लोगों ने, ख़ास तौर पर इस बात को चिन्हित करते हुए कि जाति व्यवस्था किस तरह से एक वैज्ञानिक चीज़ है, उनके पूर्वजों ने इसकी खोज की है और किसी खास भारतीय इतिहास के माने विकास के एक खास चरण में ये इस जाति व्यवस्था का जन्म हुआ है। और देखिए कि कोरोना जैसी बीमारी ही उसको वो ये सिद्ध कर सकती है कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग जिसको परिभाषित किया जा रहा है, कैसे वो इतना साइंटिफिक चीज़ थी और उससे मुकाबला किया जा सकता है। मतलब जो जाति व्यवस्था पहले से ही हमारे यहाँ मौजूद है, उसके जो नियम कानून पहले से मौजूद हैं, वो नियम कानून आज कोरोना के समय में हमारे लिए काम आ रहे हैं या काम आएंगे। तो इसका सबसे ज़्यादा जो लाभार्थी है वो कौन है? इसका सबसे ज़्यादा लाभार्थी तो वही होगा जो घरों में बैठ कर के सारी सुविधाएं उपभोग करने की स्थिति में है, वही तो इसका लाभार्थी होगा। या कह सकते हैं कि यह भी जैसे अभी पिछले दिनों मुकुल केशवन का इसी समकालीन जनमत के पोर्टल पर मुकुल केशवन जो इतिहासकार हैं, जामिया में पढ़ाते हैं, उनके लेख का एक अनुवाद छपा था जिसमें उन्होंने इस बात को बड़े व्यंग्यात्मक ढंग से रखा था कि तब तो जो चूँकि सवर्ण लोग ही जाति व्यवस्था को बहुत ढंग से उसका अनुभव उनके पास है, उसके नॉर्म्स को पालन करने का अनुभव उनके पास है, तब तो भारतीय समाज में वे ही तबके ऐसे होंगे जो कोरोना के बनाए लॉकडाउन, कोरोना से जीतने के लिए, कोरोना को हराने के लिए जो बनाए गए नियम हैं उससे वो मुकाबला कर सकते हैं, वही उसको बहुत ढंग से पालन कर सकते हैं। तो ये एक मामला है कि मतलब आप देखें कि एकेडमिक जगत में भी, बौद्धिक जगत में भी पहले से ही जाति व्यवस्था को एक वैलिड चीज़, एक बहुत ही वैज्ञानिक चीज़ घोषित किया जाता रहा है। लेकिन इस कोरोना के समय में भी ये प्रक्रिया जारी है और इस तरह से किया जा रहा है, इसको वैज्ञानिक घोषित किया जा रहा है। कोई ये कह सकता है कि जिस पर मैंने बात थोड़ी डाइवर्ट की थी, मैंने दूसरी जगह मैं चला गया था, वो बात ये थी कि कैसे जाति व्यवस्था कैसे बढ़ी है, इसकी जो जाति प्रथा का विकास कैसे हुआ है, मतलब उसकी तीव्रता कैसे बढ़ी है। तो एक तो ये है कि कैसे उसने लोगों के बीच मनोबल बढ़ाया है और यह भी लोग महसूस कर रहे हैं कि अगर वे दमन करते हैं तो उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, उनका कुछ घाटा नहीं होगा, क्योंकि तमाम ऐसे केसेस हैं। अभी आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों ये जो NCRB का जो डाटा जारी हुआ है उसमें भी आप इस बात को देख सकते हैं कि हालांकि बहुत सारे राज्यों में, गुजरात और उत्तर प्रदेश और बिहार और कुछ और राज्यों में जो देखने को मिला है कि बहुत ज़्यादा दलित एट्रोसिटीज़ की घटनाएं, दलित जातिवाद की घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन वो वही हैं जिनका रजिस्टर्ड घटनाएं हैं और उन्हीं को हम जान पाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो जातिवाद है उसने एक तरह से कोरोना के समय में एक बौद्धिक उसको वैधता मिली है बहुत सारे लोगों के माध्यम से, और जो बौद्धिक वैधता मिली है, और दूसरा ये है कि हम देख सकते हैं कि दूसरे राज्यों में भी, जैसे
इस लॉकडाउन में, इस कोरोना के समय में भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहाँ से लगातार दलित एट्रोसिटीज़ की घटनाएं आ रही हैं, लगातार उसका ये बढ़ रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि ये घटनाएं जो बढ़ रही हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ दलित इसके शिकार हो रहे हैं ऐसा नहीं है, बल्कि वे जातियां जो बहुत बीच में, जिसको मध्यवर्ती जातियां कहते हैं, आमतौर पर जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो कहते हैं कि मध्यवर्ती, भारत की जो मध्यवर्ती पिछड़ी जातियां हैं और उसमें बहुत सारी जातियां ताकतवर हैं, लेकिन उनमें भी बहुत सारी जातियों के साथ अब लगातार भेदभाव बढ़ा है। तो ये किस चीज़ को दिखाता है, ये किस इंडिकेशन की किस तरफ इंडिकेट कर रहा है, इस पर भी हमें विचार करने की ज़रूरत है। कहने का मतलब कि एक मामला, एक बिंदु यह भी है जहाँ से हम देख सकते हैं कि जिन जातियों को हमारी जाति व्यवस्था या उच्च तथाकथित सवर्ण लोग, उच्च तबके के लोग, जिन जातियों को अपने आप में, अपनी संरचना में एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे थे या एब्जॉर्ब कर चुके थे, उन जातियों के खिलाफ भी लगातार उत्पीड़न हो रहा है। अभी इलाहाबाद से घटना का जिक्र हो रहा था कि पटेल जाति के, इलाहाबाद या प्रतापगढ़ मुझे ठीक से याद नहीं है, वहाँ से एक पटेल जाति के लोगों को मारा, माने उनके साथ उत्पीड़न हुआ है, उनके साथ ये जातिवादी घटना हुई है। तमाम इसी तरह से दूसरे जो ओबीसी जातियां हैं, दूसरी जो ओबीसी जातियां हैं, उनके साथ भी इस तरह से लगातार बढ़ रहा है। तो ये किस चीज़ को दिखा रहा है? ये इस चीज़ को दिखा रहा है कि दलितों के खिलाफ भी जातिवाद बढ़ा है, जो ओबीसी पिछड़ी जातियां उनके खिलाफ भी जातिवाद बढ़ा है, और इस तरह से लगभग एक बड़ा हिस्सा है जिनके खिलाफ जातिवाद बढ़ा है। तो और दूसरा, हम दूसरी बात की तरफ अगर आपका ध्यान आकर्षित करें तो वो ये है कि बहुत सारे लोग इस तरह से ऐसे ऐसे दृश्य दिखाई दे रहे हैं जिसमें देख कर के लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, लोग अपने आप पर, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में जब आप देखें कि जो महानगरों से वापस लौट के आ रहे हैं, लौटने वाले लोग हैं, उनकी हजारों ऐसे, लाखों ऐसी कहानियां हैं जिन कहानियों को सुन करके आप अगर थोड़े भी, मैं समझता हूं कि सब लोग संवेदनशील ही हैं, अगर थोड़ा भी वो करें तो विचलित हुए बगैर नहीं रह सकते, विचलित हो जा रहे हैं। और फिर तब लोग नागरिक जो अधिकार है, जो हमारे नागरिक अधिकार हमें हासिल थे कि जिससे कि हम एक ख़ास तरह की आपदा के समय में भी उसका इस्तेमाल कर सकें, तो ऐसे में हमारे नागरिकों का एक बड़ा समूह, बड़ा तबका, जो एक ख़ास समुदाय से, जिसका 80 से 85% हिस्सा दलित और ओबीसी समुदाय से है, अगर सर्वे किया जाए तो इसमें बहुत सारे छोटे नमूनों में ये पता चला है, साथियों, बहुत सारे लोगों से बातचीत करने पर ये पता चला है कि वहाँ से वापस आने वाले लोग 80 से 85% दलित और ओबीसी हैं। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो जातिवाद का जो संस्थागत रूप है, वो उसमें जो इजाफा हुआ है उसके चलते भी ऐसा है कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग, हालांकि मैं ये कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, तमाम लोग इस बात को कह रहे हैं कि अगर किसी खास तबके के लोग होते या सवर्ण तबके के लोग होते तो उनको सुविधाएं मिल जाती, उनके लिए ट्रेनें बहुत पहले चला दी जाती या बहुत सारी सुविधाएं हासिल उनको मुहैया करा दी जाती। लेकिन चूंकि दलित तबके से लोग हैं, ओबीसी तबके से लोग हैं और एक ख़ास परिस्थिति है, उनके नागरिक अधिकार, उनको नागरिक अधिकार के प्रयोग की परिस्थिति नहीं है, इसलिए भी एक तरह से संस्थाएं उनके साथ इस तरह का सलूक करने का अवसर उनको मिल गया है।
तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ भी एक तरह का जातिवाद है, जो कि भारतीय पूंजी जो है, भारत का जो पूंजीवाद है, उस पूंजीवाद ने इस जातिवाद को जारी रखना, बल्कि इसको बढ़ाने में ही अपना हित अभी समझ रहा है। उसको लग रहा है कि इसको हम बढ़ाएंगे तो इससे, लेकिन इस पहलू पर शायद हम लोग कम विचार कर पा रहे हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। क्योंकि अगर सभी दलित लोग, सभी ओबीसी लोग, पिछड़ी जातियां या बहुत कम प्रतिशत में सवर्ण लोग भी जो मजदूर हैं, काम कर रहे हैं शहरों में, महानगरों में, अगर वो वापस आ रहे हैं और वो लगातार पीड़ा झेल रहे हैं, उत्पीड़न झेल रहे हैं, या उनकी मौतें लगातार हो रही हैं, तो इससे तो ये होगा कि लंबे समय तक ये जो फैक्ट्रियां हैं वो चल नहीं पाएंगी, लंबे समय तक वो घाटे में रहेंगी, और लंबे समय तक उनसे प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो फिर ऐसा हो क्यों रहा है कि वे लोग मतलब भारत का पूंजीपति वर्ग इसको सोच नहीं रहा है, इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जिस तरह से अभी न्यूयॉर्कर में पिछले दिनों एक लेख छपा कि कैपिटलिज्म ने जो रेसिज्म है अमेरिका के भीतर, उसको एक तरह से बढ़ाया ही है, उसको कम नहीं किया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो कामकाज करने वाला जो पूंजीपति है, फैक्ट्री मालिक है, उसको ऐसा लग रहा है कि इससे कोई ख़ास दिक्कत नहीं होने वाली है। वो एक ऐसे डिजिटल एज में प्रवेश करने जा रहा है, एक ऐसे तकनीक के एज में प्रवेश करने जा रहा है जहाँ से वो इन मज़दूरों की जो कमी है उसको पूरा कर सकता है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो बैकअप है जिसके चलते इतनी बड़ी उपेक्षा मजदूरों की हो रही है। और तब हम देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय पूंजीवाद के अगले चरण के लिए जो अभी का जातिवाद है वो किस तरह से मुफीद बन करके आया है, किस तरह से वो उसके सहयोगी के रूप में आया है। इसीलिए बहुत पहले ये कहा जा रहा था, लोग चिंतन कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई बहुत सारे पूंजीवाद अगर सही मायने में विकसित हो तो बहुत सारी पिछड़ी चीज़ें, बहुत सारी पिछड़ी चेतना नष्ट हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद जो धारणा है, ये जो सोचने का ढंग है, ये मुझे लगता है कि इसमें कमी है और ऐसा होता नहीं है। क्योंकि तमाम पूंजीवादी जो देश हैं वे तमाम जो परंपरागत चीज़ें हैं, पिछड़ी चीज़ें हैं, गैर बराबरी की चीज़ें हैं, उसका ज़बरदस्त इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मुनाफे के बढ़ाने के लिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत भी उसके एक अगले चरण में प्रवेश कर रहा है, उसकी छटपटाहट इस मामले में दिख रही है। तो हम देख रहे हैं कि भारत में जो जातिवाद है वो जातिवाद उसको बढ़ाने में पूंजीवाद ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। एक तरह से संस्थानों ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। आप देख सकते हैं कि दुनिया भर की सरकारें इस पूरे महामारी के दौर को अपने अपने तरीके से अवसर के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी तरह से हमारे यहाँ भी अभी तो मैंने इस पर हम लोगों ने चर्चा किया कि किस तरह से कोरोना काल में गरीब जो लोग हैं, जो दलित जातियों, पिछड़ी जातियों के लोग हैं, किस तरह से उनके साथ उपेक्षा हो रही है। लेकिन जो संस्थागत उपेक्षा है, बहुत सारे क्षेत्रों में उपेक्षा है, न्यायालयों के माध्यम से उपेक्षा है, या शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से जो उपेक्षा है, या उपेक्षा ही नहीं बल्कि बहुत सारे अधिकारों को, बहुत सारे नियमों को ख़त्म करने का जो पूरा सिलसिला है, वो भी तो एक खास तरह के जातिवाद को मजबूत कर रहा है, एक खास तरह के जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है। हम कह रहे हैं कि कुल मिलाकर के कोरोना के समय ने एक ऐसे जातिवाद को जन्म दिया है जो बहुत ही एक तरह से इंटरनेट फ्रेंडली है, एक तरह से नई पीढ़ी है उसकी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो
जातिवाद है वो तमाम संस्थानों के माध्यम से, तमाम और जो सामाजिक सत्ताओं के माध्यम से जातिवाद को बढ़ावा मिल रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि बड़े पैमाने पर ये पूरे देश में हो रहा है। और एक पक्ष की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जैसे कोई ये कह सकता है कि भाई जो मजदूर, दलित, वो दलित और पिछड़े महानगरों से वापस आ रहे हैं, तो अगर आप उनमें देख रहे हैं कि पूरे सभी लोग जातिवाद के शिकार हो रहे हैं बड़े पैमाने पर, जिसके चलते उनको पैदल चलना पड़ रहा है, सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, लेकिन नागरिकों का एक बड़ा हिस्सा तो उनको खाना खिला रहा है। रास्ते में उनको उनके लिए कोई महिला चप्पल दे रही है, कोई खाना खिला रहा है, कोई कपड़े दे रहा है, कोई तो तरह तरह की सुविधाएं लोग दे रहे हैं अपने स्तर से। तो वे कौन लोग हैं? क्या वे जातियां देख करके ही लोगों की मदद कर रहे हैं? यहाँ तो जातिवाद नहीं दिखाई दे रहा है। तब फिर हम कह रहे हैं कि नागरिकों में पूरा भारतीय समाज जातिवादी हो गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सेलेक्टिव ढंग से जातिवाद बढ़ा है, बहुत ही टारगेटेड वे में तरीके से जातिवाद बढ़ा है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि ये, जैसे अभी पिछले दिनों मुकुल केशवन जो इतिहासकार हैं जिनका जिक्र मैं कर रहा था, उन्होंने कहा कि एक खास तरह का स्तरीकरण भी समाज में बढ़ा है, नए तरह के स्तरीकरण आए हैं। जैसे कि उनका कहना था कि भाई तमाम तरह के जो दलित जातियों के लोग हैं, एक ऐसे समय में जब कोरोना का समय है और हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, तो घर से बाहर न निकलने की इस शर्त को सभी लोग तो समान रूप से पालन उसका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप देश की बड़ी आबादी घर में रह रही है, रह करके कोरोना के नियम का पालन कर रही है, तो कोई तो है जो इस हमारे पालन किए जा रहे नियम की आधारशिला बन रहा है। वे कौन लोग हैं? वे हमारे डॉक्टर्स हैं, वे हमारे सफाई कर्मचारी हैं, वे हमारे सब्जी का ठेला लगाने वाले लोग हैं, साधारण से साधारण जो ज़रूरी सामान हैं उनको वे लोग हैं। तो उनके लिए क्या लॉकडाउन के जो नियम हैं वो कैसे उसका पालन करेंगे? उनके लिए क्या होगा? तो हम देख रहे हैं कि अभी पिछले दिनों बड़े पैमाने पर दिल्ली में तो 1 साल 2 साल पहले से ही हमने देखा कि सफाई कर्मचारियों का बड़े पैमाने पर उनकी सीवर में मौतें हो रही थी। लेकिन आप देखिए कि ये जो कोरोना महामारी है, ये इसमें एक सफाई का बहुत बड़ा वो पक्ष है कि हम बहुत साफ सफाई से रहेंगे, बहुत डिस्टेंस बना करके रखेंगे, तभी हम इस बीमारी पर काबू पा सकते हैं, इससे लड़ सकते हैं और इसके संक्रमण को रोक सकते हैं। तो फिर उन सफाई कर्मचारियों जिनके माध्यम से ये पूरा गली मोहल्ले साफ रह रहे हैं, सारे अस्पताल जो इस समय कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उसमें जो सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, सफाई का काम कर रहे हैं, तो उनके लिए जो आवश्यक जो सुविधाएं होनी चाहिए, क्या वो मौजूद हैं? अगर नहीं हैं तो क्यों नहीं है? हालांकि वो कोई कह सकता है कि ये तो डॉक्टर्स के लिए भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए आप इस बात को नहीं रेखांकित कर सकते कि चूँकि सफाई का काम करने वाले कुछ खास जातियों के, दलित जातियों के लोग ही होते हैं, इसलिए जो संस्थाएं हैं, सरकारें हैं, वे उनकी उपेक्षा कर रही हैं, उनको बुनियादी सुविधाएं नहीं दे रही हैं। तो लेकिन डॉक्टर्स को भी तो नहीं मिल रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि डॉक्टर्स को मिले तो बाद में तो मिलने भी लगा, लेकिन सफाई कर्मचारियों और तमाम तरह के गलियों मोहल्लों में काम करने वाले, साफ सफाई करने वाले लोग बड़े पैमाने पर उनको इसका शिकार होना पड़ रहा है। हाँ दुर्गा सर, मैं समझ रहा हूँ कि ओबीसी की वे जातियाँ भी दलितों पर हमला कर रही हैं या करती हैं,
जो अपने आप को एक तरह से माने जिनका ज़मीन से बहुत गहरा रिश्ता है, जो ताकतवर लोग हैं, जिन्होंने अपने आप को, अपनी पूरी पहचान को वो कर दिया है, एक तरह से इस रूप में बना लिया है कि वे खुद ही सवर्ण हैं, और उन्होंने सवर्ण का विकल्प के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है। इस तरह से हम देखते हैं कि टसल बढ़ती है दलित और ओबीसी के बीच में भी। तो लेकिन हम जिस पर चर्चा कर रहे थे कि तब फिर ये क्या जातिवाद नहीं है? जैसे कि बहुत पिछले दिनों हमने देखा था कि दिव्या भारती की एक फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री है कक्कुस, जिसने जो सफाई कर्मचारियों पर केंद्रित है और जो हाथ से मैला उठाने वाले लोग हैं उस पर केंद्रित है। तो उसमें हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर जो दलित लोग हैं सफाई का काम करते हैं, उसमें दिव्या भारती ने यह प्रस्तावित किया कि चूंकि भारत में दलित जातियां ही साफ सफाई का काम करती हैं, इसलिए तकनीक का इस्तेमाल या नए तकनीक का विकास इसलिए भी नहीं होता है क्योंकि वहाँ दलित जातियां काम कर रही हैं। तो ये बड़े पैमाने पर हमने देखा है कि जो हमारे यहाँ अनुसंधान भी होते हैं, दुनिया भर में जो अनुसंधान होते हैं या नए रिसर्च होते हैं, नई तकनीकी विकसित होती है, तो वो किसको ध्यान में रख करके उसका विकास होता है? जो सबसे क्रीम लोग होते हैं, अभिजन लोग होते हैं, उनको ध्यान में रख करके ये इसका विकास होता है। अगर वही सवर्ण जातियां होती, वहाँ सफाई कर्मचारी का काम करती, सफाई का काम करने लगें, तो आप देखिए कि उसमें भी फिर नए ढंग से उसको मानवीय ढंग से कामकाज करने की परिस्थितियां वहाँ भी पैदा की जाएंगी, वहाँ भी बनाया जाएगा। ये एक इस तरह का सूक्ष्म ढंग का जातिवाद जो निरंतर है वो बना हुआ है। तब हम देख रहे हैं कि ऐसे में बड़े पैमाने पर हम देख रहे हैं कि भारत में जातिवाद के स्वरूप जो हैं वो बदले हैं, बढ़े हैं। एक घटना की तरफ आपका इशारा करते हुए मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा कि देखिए कि कैसे बाड़ेबंदी की गई है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा ज़िले में दलितों का एक समुदाय है। 57 परिवार उसके जो हैं उनको एक पहाड़ी पर, चूँकि उनका गांव है तो उससे उतरने नहीं दिया जा रहा है। और दूसरे लोग कह रहे हैं कि ये इसलिए इनको नहीं उतरने दिया जाए क्योंकि ये लोग गंदे लोग हैं और गंदे हैं, साफ़ सफाई का काम नहीं, माने साफ़ सफाई ढंग से नहीं रखते हैं, इसीलिए ये कोरोना वायरस के कैरियर हो सकते हैं, ये वाहक हो सकते हैं, इनसे समाज के और लोगों को, दूसरे समाज के लोगों को कोरोना फैल सकता है। तो उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। आप देखिए कि ये ताकत कहाँ से मिल रही है, कैसे मिल रही है कि एक पहले से ही जाति के रूप में गांव के दक्षिण हिस्से में पहले से ही दलित मौजूद हैं, मतलब उनको फोर्सफुली वहाँ पर बसाया गया है उनको। और आज स्थिति यह है कि इस कोरोना के समय में भी उनको फोर्सफुली जैसे चाहें वैसे उनको रोक दिया जा रहा है, उनके गांव को, उनके पूरे समुदाय को प्रतिबंधित किया जा रहा है। हालांकि इसकी संख्या बहुत कम है, ये इस तरह की घटनाओं की संख्या बहुत कम है, लेकिन ये इस बात को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कैसे इस तरह के नए फिनोमेना भी आ रही है। तो हम देखते हैं कि जाति व्यवस्था तो पहले से ही लोगों को के लिए, दलितों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जैसा ही नियम था एक तरह से, लेकिन आज के संदर्भ में नहीं, आज के इसमें नहीं। अब हम देखते हैं कि अभी हमीरपुर के क्षेत्र में हमने देखा कि अखबारों में ये खबरें आईं कि 2 बच्चों को मारा गया इसलिए क्योंकि उनके ऊपर चोरी का आरोप था, शक का आरोप था,
और दबंग लोगों ने उनकी जम करके पिटाई की, नाले में कुएं में उनके सिर को लटका दिया गया। और इस तरह की अनेकों घटनाएं हैं जिनका कोई वो नहीं होता है, जिनका कोई नोटिस नहीं लिया जाता है, या जो खबरें लोगों के तक नहीं पहुंच पाती हैं। ऐसी तमाम घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में इस तरह से हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है। हाँ, हिम्मत सिंह जी भारत सामने ये बात सही है कि जो भारतीय पूंजीवाद है वो उसका चरित्र ब्राह्मणवादी है। निश्चित रूप से मैं आपसे इस बात पर सहमत हूँ कि इसका चरित्र ब्राह्मणवादी, इसीलिए वो अगर किसी चीज़, इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर वो किसी अनुसंधान का कोई अनुसंधान भी करता है तो उसमें भी एक खास तरह का एंगल होता है उस अनुसंधान का भी। और ये सिर्फ भारत में नहीं है बल्कि दुनिया भर के पैमाने पर देखा गया कि एलिन मॉर्गन की एक किताब है नारी का अवतरण, और उसमें इस बात को बहुत अच्छे ढंग से दिखाया गया कि किस तरह से, हालांकि वो महिलाओं के संदर्भ में किस तरह से महिलाओं की उपेक्षा करके तमाम दुनिया भर के जो विज्ञान और तकनीकी का विकास हुआ है, अनुसंधान हुआ है, उस पर वो किताब केंद्रित है। लेकिन इसको हम अपने भारत के संदर्भ में भी लागू कर सकते हैं कि बड़े पैमाने पर दलितों की और गरीबों की उपेक्षा करके ही यहाँ के अनुसंधान होते हैं और यहाँ तकनीकी का विकास किया जाता है। नहीं तो क्या कारण है कि अभी तक लोग बड़े पैमाने पर बहुत सारे क्षेत्रों में हाथ से सफाई करने के लिए, मैला उठाने के लिए विवश होते। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो लोग पैदल आ रहे हैं वे उनमें बहुत सारे लोग दलित और ओबीसी हैं। इसलिए लोगों का ऐसा ये है कि उनके साथ सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही हैं। शुरुआत में ऐसा लग रहा था, एक एंगल की ओर मैं आपका ध्यान और आकर्षित करना चाहता हूं कि शुरू में ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग आपस में बात कर रहे थे, एक दूसरे से कह रहे थे कि ये एक ऐसा संकट है जिसमें कि सभी जाति, धर्म और नस्ल की चीज़ों को भुला करके अब राज्य जो है क्या करेगा कि जनता के कल्याण के लिए, जनता की जो त्रासदी जो झेलने जा रही है जनता, उसकी जिम्मेदारी लेगा। और बहुत सारे लोग शुरुआत में खुश भी हो रहे थे, कह रहे थे कि अब तो राज्य को करना ही पड़ेगा, राज्य को, हर किसी देश को अपने नागरिकों के प्रति इतना तो करना ही पड़ेगा। तो इतना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हमने देखा कि कुछ ही दिन बाद जिन लोगों को ये आशा थी, जो लोग ये आशा लगा रहे थे कि राज्य अब वेलफेयर की तरफ बढ़ेंगे इस कोरोना के समय में, उल्टा हुआ। अब राज्यों ने ये कहना शुरू किया कि आप खुद, जनता आत्मनिर्भर हो जाए, जनता खुद अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। तो ये आत्मनिर्भरता की जो पूरी धारणा थी, जो पूरी अवधारणा थी, वो तो विपरीत थी। वो राज्य के कल्याणकारी जो अवधारणा है राज्य की, उसके विपरीत जा रही थी। बल्कि इसका मतलब यह है कि राज्य पीछे हट रहा था। यही कारण है कि यह आत्मनिर्भरता का ही परिणाम है कि बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर पैदल चल रहे हैं और कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा है। माने जिम्मेदार लोग, सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं। तो इसके पीछे यही है। अब मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बस का इंतज़ाम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मामले में बहुत सारे लोगों ने कहा कि देखिए, नव उदारवाद की जो पूरी परिस्थिति है, उसकी जो मांग है, उसमें कोई भी सरकार आएगी वो यही करेगी।
तब फिर बड़े पैमाने पर जनता के साथ ऐसा ही जो कोई भी सरकार होती इस समय तो वो भी ऐसा ही करती। तो हम देख रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि बड़े पैमाने पर उनको राज्य ने जो लोगों की एक आधुनिक राज्य की जो जिम्मेदारी थी, लोगों को राज्य ने पूरी जनता को, अपने नागरिकों को असहाय छोड़ दिया। और उसके पीछे यही था कि वे आत्मनिर्भरता का एक आत्मनिर्भरता की एक बात कह करके उनको असहाय छोड़ दिया गया। तो फिर इसका मतलब ये है कि राज्य और नागरिक के बीच जो रिश्ता होगा वो किस तरह का अब बनेगा। तो वो राज्य और नागरिक के बीच का रिश्ता क्या सिर्फ और सिर्फ, पहले से ही लोग कह रहे हैं कि अब बड़े पैमाने पर राज्य और नागरिक का रिश्ता सिर्फ नागरिक के वोट देने और का रिश्ता है। केवल उसको आभास होता है नागरिक को कि वो सरकार चुन रहा है, लेकिन वो सरकार चुन नहीं रहा होता है। और इस तरह से केवल चुन करके वो अलग हो जाता है, अलहदा हो जाता है। और सरकार फिर इसके बाद जो भी सरकार आती है वो फिर उससे अपना पल्ला झाड़ लेती है अपने नागरिकों से। तो ये जो विलगाव है नागरिक और राज्य का, वो इस कोरोना समय में दुनिया भर के सरकारों और नागरिकों के बीच ये दूरी बढ़ी है। और ये किस रूप में ये कैसी शक्ल लेगी, कैसा रूप अख्तियार करेगा, ये नहीं कहा जा सकता। अब जो जातिवाद के बढ़ने का एक दूसरा जो संभावित जो पक्ष है वो ये है कि बड़े पैमाने पर लोग जो गांव में पहुंचे हैं वो किस तरह से वहाँ सामाजिक जो रिश्ता था जिस तरह से, उसमें क्या परिवर्तन आएगा। इस पर जरा अगर 2-4 मिनट बात करते हैं। समय चूँकि मैंने ज़्यादा ले लिया है, 10 मिनट, 40 मिनट का ही सेशन था, तो लेकिन 2-3 मिनट में अपनी बात समाप्त करूँगा। जो मजदूर वापस आए हैं गांव में, वो उनका किस तरह से संबंध बनेगा। वो संबंध इस रूप में बनेगा कि कुछ लोगों ने इसको महसूस किया कि हो सकता है कि जो जातिवाद गांव का था वो फिर से बढ़ जाए, फिर से जिस तरह से हरवाही प्रथा चल रही थी, जिस तरह से बंधुआ मजदूरी चल रही थी, जिस तरह से सवर्ण दलितों के द्वार पर आकर के हाँक लगाते थे गाली देते हुए, क्या वो सारी चीज़ें फिर से बढ़ जाएंगी। और चूँकि इस चीज़ को, इसको थ्योराइज करते हुए, इस पर बात करते हुए हमें एक पक्ष की ओर जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो कृषि संरचना है वो गाँव की अब बदल चुकी है। और इसीलिए चूँकि जब कृषि संरचना बदल चुकी है तो सामाजिक संरचना उसी तरह की नहीं रह जाएगी जिस तरह की 20 वर्ष पहले या 30 वर्ष पहले की थी। तो ऐसे में होगा क्या? ऐसे में यही होगा कि तब फिर जो दलित और मजदूर वापस आ रहे हैं गांव में, तो वो लंबे समय तक वापस फिर शहर में नहीं जाएंगे, तो उनको खाने पीने की तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मजदूरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर वो तो इन्हीं लोगों के अधीनस्थ लोगों, जो वर्चस्वशाली लोग हैं, जो लोग जिनके पास ज़मीनें हैं, जिनके पास संसाधन हैं, उन्हीं के ऊपर आश्रित होकर के अपनी जीविका चलाएंगे। तब फिर हम देख रहे हैं कि एक तो बड़े पैमाने पर सवर्णों के पास भी बहुत एक छोटा ही हिस्सा है जिनके पास बड़े पैमाने पर फार्मिंग है, बड़े पैमाने पर खेती है, जो बड़े पैमाने पर मजदूर रख करके, मजदूरी करा करके मजदूरों से खेती करा सकते हैं। लेकिन उनमें भी, सवर्णों में भी एक हिस्सा है जिसके पास बहुत छोटी जोत है, वे नहीं करा सकते मजदूरों से खेती। या दूसरा कारण यह है कि चूँकि मशीनों का प्रयोग खेती में बहुत ज़्यादा होने लगा है, तब फिर मजदूरों की उतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं,
जो लोग बड़े किसान हैं वो लोग मजदूर, उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी मजदूर रखने की, तब फिर कैसा रिलेशन बनेगा। तो जब मजदूरों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी बड़े किसान को, बड़े माने किसान सवर्ण को, तब फिर जातिवाद का स्वरूप वहाँ कैसे होगा, तब दमन कैसे होगा, तब कैसे उत्पीड़न होगा। तो फिर कहने का मतलब ये है कि एक खास तरह ये अभी इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि ये किस तरह की चीज़ें रूप लेंगी। लेकिन फिर भी मनोबल तो बढ़ा ही है, चूँकि ये देखने में आ ही रहा है कि मनोबल बढ़ा है और लोग उसके शिकार हो रहे हैं। लेकिन ये एक चीज़ है कि जिससे कि चूँकि खेतों में काम, अब चूँकि प्रैक्टिस भी नहीं है, बड़े पैमाने पर लोग प्रैक्टिस नहीं है उनको काम का, वो एक जब शहरों में जा रहे थे, जो दलितों की नई पीढ़ी थी, पिछड़ों की नई पीढ़ी थी, तो वो इस नज़रिए से जा रहे थे, इस साहस के साथ जा रहे थे, ये सोच कर जा रहे थे कि हम तुम्हारी इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था और जातिवादी व्यवस्था को लात मार करके जा रहे हैं, शहरों में हम कमाने जा रहे हैं। और शहर में, लेकिन जब वो वापस लौट आए तो आज वो पुरानी स्थितियाँ बहुत हद तक नहीं हैं जिसमें कि वो मजदूरी करके अपना जीवन जी सकें। इसी सिलसिले में हम देखते हैं यही वो जंक्शन है जहाँ पर हम ये सोच सकते हैं कि तब फिर क्या जो बड़े पैमाने पर वापसी हो रही है मजदूरों की, उससे एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी बड़ी भारी उथल पुथल हो जाएगी। तब फिर बहुत मुश्किल आने वाली है, कैसे लोग अपना जीवन यापन, कैसे आजीविका चलाएंगे, क्योंकि सभी लोग तो कृषि पर निर्भर होकर के आजीविका नहीं कमा पाएंगे। फिर क्या होगा, फिर तो दिक्कत आएगी। तो ये एक तरह का मामला है जिसमें कि हम देख रहे हैं कि जाति, बहुत सारी जातियाँ, ये कह सकते हैं कि पुरानी चीज़ें वापस तो आएंगी, पुराने उत्पीड़न वापस तो आएंगे, लेकिन वो उत्पीड़न उसी रूप में नहीं आएंगे जिस रूप में पहले आते थे। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि जो सामाजिक जो कोरोना का समय है, कोरोना के समय ने बहुत सारे लोगों के मनोबल को बढ़ाया है, जातिवादी लोगों के मनोबल को बढ़ाया है, लैंगिक जो भेदभाव को मानने वाले लोग हैं उनके मनोबल को बढ़ाया है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर कोरोना ने जातिवादी व्यवस्था को एक दूसरे संस्करण के रूप में, जातिवादी व्यवस्था का एक दूसरा संस्करण पैदा किया है। एक पक्ष जो छूट गया वो ये था कि पूरे देश के नागरिकों को, देश के बड़े पैमाने पर जो नागरिक हैं उन नागरिकों को दया के उसमें रख दिया गया, उनके ऊपर मतलब आप देख सकते हैं कि पूरे देश में दया और करुणा के दृश्य, हालांकि वो तात्कालिक चीज़ है और बहुत ज़रूरी है, लोगों को की मदद करना कोई दया की बात नहीं है, क्योंकि जिसको ज़रूरत थी, जिसकी जिम्मेदारी थी, उसने अपनी जिम्मेदारी से वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट गया है, तो उनको तो ये करना ही होगा, नागरिकों को तो अपने ही नागरिकों की सेवा करनी होगी या उनकी मदद करनी होगी। ये कोई, लेकिन भारतीय समाज में एक ऐसा दृश्य पैदा हुआ है, इस पूरी बीमारी ने और इस लॉकडाउन ने एक ऐसे दृश्य को पैदा किया है जिससे हम बहुत आगे बढ़ चुके थे। बहुत सारे लोग अधीनस्थ हो गए, बहुत सारे लोग सबऑर्डिनेट हो गए, और बड़े पैमाने पर इसी सिलसिले में हम देख सकते हैं कि ये जातिवाद का एक नया संस्करण है, जो लोगों को जो लोग गर्व के साथ कमा करके खाने की का मादा रखते थे, कुवत रखते थे, वे लोग अब करुणा और दया पर जीवित रहने के लिए विवश हैं। इससे भयानक और त्रासद कोई चीज़ नहीं हो सकती है।
तो यही एक बिंदु है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक ऐसा जाति का एक ऐसा संस्करण है, जातिवाद का एक ऐसा संस्करण है जिस पर हो सकता है कि जिसके अभिलक्षण या जातिवाद के रूप में ये इसका अभिलक्षण बहुत जल्दी न दिखे, एक लंबे समय बाद दिखे, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक पॉइंट है, एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है। और इसीलिए मैंने इसको महसूस किया कि भारत की एक बड़ी आबादी करुणा और दया पर अपना जीवन यापन करने के लिए, ख़ास तौर पर जब वो रास्ते में चल रही है तब, और वो इसके लिए विवश है। हम लोग जो लोग हैं, बहुत सारे, अब मैं कोई अर्थशास्त्री तो नहीं हूँ कि इसमें कोई अलग से कोई सुझाव दूंगा, लेकिन ये कह सकता हूँ कि मेरी पूरी बातचीत में ऐसा लग सकता है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने की कोशिश किया, ये बताने की कोशिश किया कि दरअसल कोरोना के समय में जातिवाद बढ़ा है, जातिवाद के नए नए संस्करण आए हैं। लेकिन वहीं पर मैंने यह एक पक्ष आपको यह भी उस पर ध्यान दिलाया कि जो लोग नागरिकों की मदद कर रहे हैं वे कोई जाति देख करके नहीं कर रहे हैं, उनमें सवर्ण भी हैं, उनमें दलित भी हैं, उनमें पिछड़े भी हैं, तमाम तबके के लोग हैं, उसमें मुसलमान भी हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे यहाँ जाति के ये नए संस्करण का बोध भारत के तमाम नागरिकों के बीच में मौजूद है। इसलिए हम एक आशा बनती है कि ठीक है, ऐसी त्रासद परिस्थिति में भी भारत के जो नागरिक हैं, एक बड़ा हिस्सा है जो अपने ही नागरिक बंधुओं के देखभाल के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनके जान और जीवन के लिए उनका साथ दे सकते हैं, उनसे कंधा से कंधा मिला करके चल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, अच्छा संकेत है। मैं समझता हूँ कि मैंने अधूरी ही सही लेकिन अपनी पूरी बात रख ली है। अगर आप में से कोई सवाल वगैरह करना चाहता है या कोई किसी विशेष पक्ष पर बातचीत करना चाहता है तो आमंत्रित है, नहीं तो वैसे ही मैंने समय ज़्यादा ले लिया है। और जी प्रदुम जी, शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी बात पूरी कर ली है। एक दिन हम अपने गांव वापस लौट जाएंगे और गांव का जीवन कितना सुंदर, स्वच्छ, अच्छा है, जिसका कहने वाले अक्सर सभी लोग होते हैं जिन्हें गांव के नागरिक बोध भी बहुत मजबूत हुआ है। जी, नागरिक बोध मजबूत हुआ है और तमाम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि जो पूरी दुनिया को दरअसल ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्थाएं ही बचाएंगी। तो निश्चित रूप से मिहिर पांडे जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि गांव के बारे में एक रोमांटिसिज्म रहता है, लेकिन ये जो जिस तरह की पूंजीवाद ने जिस स्टेज पर ला करके चीज़ों को खड़ा कर दिया है, ऐसे में मुझे लगता है कि जो कोई भी एकदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही किसी भी तरह के इस तरह के बड़े संकट से उबरने के लिए ज़रूरी चीज़ है और पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी चीज़ है। तो अब देखिए कि कैसे इस पर विचार किया जाएगा। लोग विचार कर ही रहे हैं, लेकिन एक रोमांटिसिज्म वाली चीज़ तो वो है ही, ये बात बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात पूरी कर ली है। अब मैं यहीं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।